इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समग्र मांग वक्र एग्रीगेट डिमांड कर्व के व्युत्पत्ति या उनके डेराइवेशन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, समग्र मांग वक्र किसी अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर का मतलब सामान्य मूल्य स्तर, जनरल प्राइस लेवल, और एक प्रकार से कुल व्यय, जिसको हम समग्र मांग कह रहे हैं, के संबंध को व्यक्त करता है। और आज हम इस विश्लेषण में ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य जो समग्र मांग वक्र है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं या उसको हम कैसे डेराइव कर सकते हैं। यहाँ हम आपको ध्यान दिलाते हैं कि इसी विषय पर एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था जो मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है आपके लिए, और उसमें जो राष्ट्रीय आय निर्धारण का ISLM वक्र मॉडल है उसके माध्यम से हमने समग्र मांग वक्र को प्राप्त किया है। आज के इस वीडियो में हम समग्र मांग वक्र को डिराइव करेंगे, निकालेंगे, बनाएंगे, लेकिन आज का जो अप्रोच है वो दूसरा है, और वो सामान्य अप्रोच है आय निर्धारण का, जिसको हम लोग बेसिक मॉडल के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। और इस मॉडल में हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तर हैं उन पर किस प्रकार का, मतलब उनसे संबद्ध जो समग्र व्यय या कुल व्यय का स्तर है वो किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ हम जब इस संबंध को देख रहे हैं तो केवल एक प्रकार से समग्र उत्पादन या समग्र राष्ट्रीय आय और समग्र व्यय के बीच संबंध देख रहे हैं, और इस संबंध के आधार पर हम पुनः ये ज्ञात करने का प्रयास करेंगे कि मूल्य स्तर और समग्र व्यय, या जिसको हम समग्र मांग कह रहे हैं, उसके मध्य क्या संबंध है। तो आय का जो मूलभूत मॉडल है, और जब हम मूलभूत मॉडल कहते हैं तो क्योंकि विश्लेषण की दृष्टि से दोनों मॉडल्स में अंतर है। एक में हम जो ज़्यादा थोड़ा एडवांस्ड मॉडल है जिसमें हम LM वक्रों और IS वक्रों का प्रयोग करते हैं, और उसके पहले का जो मॉडल है जिसमें हम आय और व्यय का उल्लेख करते हैं उसको हम लोग मूलभूत मॉडल कह रहे हैं। और उस रूप में जो आय निर्धारण का मॉडल है उसमें हम ये देखते हैं कि ये कुल आय, या दूसरे रूप में हम कहें कि ये जो कुल किसी अर्थव्यवस्था का समग्र व्यय है, ये आय के विभिन्न स्तरों पर, राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों पर, अर्थात देश में जितना कुल उत्पादन होता है उसके विभिन्न स्तरों पर देश के सभी निवासी कुल कितना व्यय करते हैं या कुल कितनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। और इस रूप में हम इसे अध्ययन करेंगे
और हम संतुलन की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिसमें समग्र आय और समग्र व्यय की बराबरी के आधार पर हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण करेंगे या करते हैं। तो उस मॉडल में जो हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं, उसमें जो समग्र मांग है उसको हम अपने आय निर्धारण के विभिन्न जो हमारे अप्रोच हैं, उपागम हैं, जैसे 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, तो हम उनमें से किसी भी मॉडल का उपयोग करके इसे देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा उचित ये होगा कि हम समग्र व्यय को निर्धारित करने वाले सारे तत्वों या चरों को संबंधित कर लें, और इस रूप में मैं यहाँ पर 4 सेक्टर मॉडल का उपयोग कर रहा हूँ। और उस दृष्टि में जो कुल व्यय के जो 4 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं, वो होते हैं निजी उपभोग व्यय, जिसको हम सी लिखते हैं, निजी निवेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम आई लिखते हैं, सरकार द्वारा किए गए व्यय, जिसको हम जी लिखते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, और विदेशों से जो हमें शुद्ध प्राप्तियां मिलती हैं, जो निर्यात में से आयात घटाने पर मिलती हैं, उनको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट या निवेशों से प्राप्त आय। और जब हम चारों को जोड़ते हैं तो ये हमारा कुल अर्थव्यवस्था का व्यय होता है। तो इस स्थिति को यदि हम दर्शाएं तो हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आपको दिखाने का प्रयास किया है कि ए जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसी अर्थव्यवस्था का समग्र व्यय, वो ये 4 भागों में होता है, सी प्लस आई प्लस जी और प्लस एन एक्स, जिसमें हम सब एन एक्स का नेट एक्सपोर्ट है, इसका मतलब एक्स माइनस ए है, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट होता है और एम का मतलब इंपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाते हैं तो जो मिलता है उसको नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये एक तरह से विदेशों से प्राप्त शुद्ध निवल आय को प्रदर्शित करता है। तो इस रूप में ये समग्र व्यय है। और इक्विलिब्रियम में होता क्या है राष्ट्रीय आय के, कि आय और व्यय बराबर होते हैं, और अगर हम देश की समग्र राष्ट्रीय आय को, जो रियल नेशनल इनकम है, जिसको हम जीडीपी कह रहे हैं, वो इसके बराबर होना चाहिए। और वैसे स्थिति में इक्विलिब्रियम में ये स्थितियाँ होनी चाहिए, y बराबर ए, वाई का मतलब रियल नेशनल इनकम, जो देश का कुल उत्पादन हुआ है और जो देश का कुल व्यय है। जब तक ये इसमें असंतुलन होगा तब तक संतुलन नहीं निर्धारित होता है। वो अलग चैप्टर है, अलग हमने उसको डिटेल में पढ़ा है। यहाँ केवल हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये समग्र मांग या समग्र व्यय के ये 4 खंड हैं। अब इसी के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे, यदि हम यहाँ देखें तो सी जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये आय का फलन होता है, आय के घटने बढ़ने के साथ इसका धनात्मक संबंध होता है, और जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग बढ़ता है। और यहाँ पर आय बढ़ने के साथ इन तत्वों पर भी प्रभाव पड़ते हैं। अगर हम इनको सरलता के लिए स्थिर भी मान लें, वैसे मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये आय बढ़ने के साथ इनका क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन सरलता की दृष्टि से कई बार हम लोग इसको मान लेते हैं कि मान लीजिए आय बढ़ने के साथ ये स्थिर हैं दोनों, तो सरकारी निवेश को तो वैसे भी माना जाता है कि आय से स्वतंत्र है, और सरकारी निवेश जो है वो सरकार के व्यय नीति पर निर्भर करता है, और इस नाते वो व्यय उससे आय की वृद्धि से उसको हम अगर स्वायत्त भी अभी मान के फिलहाल चलें, तो आगे ये तीसरा तत्व NX है,
निवल निवेश, निवल शुद्ध निर्यात आय, और सबको इस दृष्टि से देखें कि सबका जो योग होगा वो राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ बढ़ता है। और इस नाते जो इसको दिखाने वाला वक्र होता है वो वक्र जो है, जैसे इन जो वक्र दिखाएगा वो इस तरह का होगा। यहाँ रियल नेशनल इनकम इस वक्र पर है और इस पर जो कुल व्यय है, और ये व्यय जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ता हुआ होगा। तो इसी को हम कह रहे हैं कि ये C प्लस आई प्लस जी और प्लस NX है, और ये वक्र ऊपर बढ़ता हुआ होता है। तो इस तरह से इस वक्र का स्वरूप होता है जो कुल व्यय का वक्र होता है। और अब हम ये देखेंगे, और जब कुल व्यय का ये वक्र होता है तो संतुलन कहाँ निर्धारित होता है, वो इस रूप में होता है कि संतुलन के लिए हम राष्ट्रीय आय के निर्धारण में देखते हैं कि ये 45 अंश की एक रेखा होती है, जिसका मतलब होता है इसके प्रत्येक बिंदु पर आय और व्यय बराबर हैं। इसका मतलब है कि इसी रेखा के जिस बिंदु पर कुल व्यय का वक्र इसे काटेगा वहीं पर दोनों बराबर होंगे। तो जब ये वक्र इस तरह का होता है तो कहीं कहीं इसको काटेगा। इस कटान बिंदु पर ये देखिए एक्सपेंडिचर का है और ये इनकम है, और दोनों इस पे बराबर होंगे। और जब ये रेखा 45 अंश की होगी तो इसका मतलब इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों बराबर होगा। ये व्यय है इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा आय है, और इस प्रकार इस पे संतुलन होगा। तो और जहाँ पे संतुलन होगा उतना वो राष्ट्रीय आय का अंश होगा। और इसके पहले अगर आप देखोगे जहाँ पर ये आय है का स्तर, इसके पहले जो राष्ट्रीय ये व्यय है ये आय से की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि आय जो यहीं तक है इतनी है, क्योंकि ये 45 अंश की रेखा ये दूरी बराबर ये दूरी होगी, और इस प्रकार से इतना व्यय जो है वो आय से अधिक है। लेकिन जब इस बार आप जाएंगे तो यहाँ पर ये आय यहाँ से यहाँ तक है और व्यय उससे कम है, और इस नाते जो है राष्ट्रीय, क्योंकि व्यय कम है इस नाते वस्तुएं सेवाओं की मांग कम होती है, नाते उत्पादन गिरता है, इधर की स्थिति में बढ़ता है, तो अंततः संस्थिति यही निर्धारित होती है। ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय आय निर्धारण में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, यहाँ उल्लेख बस हमने इसको बताया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर हमको मूल समग्र मांग वक्र ज्ञात करना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये संबंध हमको केवल ये बता रहा है कि जो समग्र मांग है और जो कुल उत्पादन है उनके बीच क्या संबंध है। हमको पता करना क्या है कि जो सामान्य मूल्य स्तर है अर्थव्यवस्था का, जो सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों का औसत है, अगर वो परिवर्तित हो जाए तो अर्थव्यवस्था की कुल मांग पर या समग्र मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ अगर हमको पता चल जाए तो हम समग्र मांग वक्र ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न मूल्य स्तरों पर समग्र व्यय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शित होंगे। और वैसा करने के लिए हम इसी राष्ट्रीय आय निर्धारण के इसी मॉडल का सहारा लेंगे और उसमें मूल्य स्तर को गिरा के देखने का प्रयास करेंगे कि मूल्य स्तर जब गिरता है तो समग्र व्यय पर किस तरह का प्रभाव होता है, और जब समग्र व्यय जितना होता है संतुलन में उस समय आय का स्तर क्या होता है, और फिर इन दोनों के मध्य में हम इसको संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें, जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि जो संतुलन की स्थिति होगी इन चित्रों में, उस पर आय और व्यय दोनों बराबर होंगे। इसलिए जो आय का स्तर होगा वही समग्र मांग का स्तर भी होगा। इस नाते मैंने बताया था आपको कि संस्थित बिंदु के पहले व्यय आय से ज़्यादा है, संस्थित बिंदु के बाद व्यय आय से कम है, लेकिन संस्थित बिंदु पर दोनों बराबर हैं। और क्योंकि जिन आयों का हम उल्लेख करेंगे वो संतुलन की आय होगी, और इस नाते वही आय जो संतुलन स्तर पर आय होगी वही समग्र मांग भी होगी। इस नाते हम संतुलन से निर्धारित जो आय का स्तर है उस स्तर को समग्र मांग का स्तर कहेंगे, और वो समग्र का मांग का ही स्तर होगा। तो हम अपने विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाने का प्रयास करें कि ये अगर
वक्र है इस तरह का, और ये 45 अंश की रेखा है, और ये समग्र मांग का वक्र है, मान लीजिए C + I + ये करके है, तो ये समग्र मांग का वक्र है AE, जिसमें चारों का योग है 1 हम कर दें। अब हम आपसे कह रहे हैं कि अगर समग्र मांग बढ़े तो होगा क्या? अगर समग्र मांग जितनी है उससे बढ़ जाए तो क्या होगा? इसका मतलब राष्ट्रीय आय के किसी स्तर पर जितनी समग्र मांग है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक समग्र मांग है, और इसी पर अगर ये बढ़ जाए तो और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने का मतलब हुआ कि समग्र मांग वक्र ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, और अगर घटे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो समग्र मांग यदि किसी अर्थव्यवस्था में बढ़ती है उसी आय के स्तर पर किन्हीं कारणों से, कारण अभी हम नहीं बता रहे हैं, कारण अभी बताएंगे, लेकिन अगर हम ये मानें कि जो राष्ट्रीय उत्पादन का स्तर है उसी उत्पादन के स्तर पर यदि किन्हीं कारणों से कुल व्यय बढ़ जाए तो समग्र मांग को दिखाने वाला ये जो कुल आय का वक्र है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा मांग के बढ़ने पर, और घटने पर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे जब जहाँ कहीं हम चित्र बनाएंगे तो वहाँ हम ये उल्लेख करेंगे कि क्योंकि मांग बढ़ गई है इस नाते वक्र जो है ऊपर शिफ्ट हुआ है, व्यय बढ़ा है इस नाते वक्र ऊपर शिफ्ट हुआ है, व्यय घटा इस नाते वक्र नीचे शिफ्ट हुआ है, और जब वक्र नीचे या ऊपर जाएगा तो संतुलन के स्तर परिवर्तित हो जाएंगे। पहले यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा, बढ़ने पर आय बढ़ जाएगी, और इसके घटने पर यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा, आय घट जाएगी। तो व्यय के बढ़ने पर संतुलन के स्तर में आय घट जाएगी, बढ़ने पर बढ़ जाएगी, और घटने पर घट जाएगी। अब हम प्रारंभ कर सकते हैं, और हम ये मान के चलें कि मान लीजिए बाजार में जो प्राइस लेवल है, मूल्य स्तर है, इसमें कमी होती है, ये गिरता है। एक प्रारंभिक स्थिति है, कोई दिया हुआ मूल्य स्तर है, अब उसके बाद मूल्य स्तर में कमी हो जाती है, और जब मूल्य स्तर में कमी होगी तो उसका प्रभाव कुल मांग पर क्या पड़ेगा ये देखना। और कुल मांग को प्रभावित करने वाले 4 तत्व हैं, एक है C, थोड़ा बड़ा मैं लिख दूँ, एक है I, एक है G, और एक है संक्षेप में देखिए ऐसे लिख रहा हूँ x - m, जिसको हम NX कहते हैं, ये नेट एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है, इसमें से नहीं दो घट। हमको ये देखना है कि जब कुल मूल्य स्तर में जब गिरावट आई है तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक प्रभाव को हम पहले ही अलग कर दे रहे हैं कि ये जो सरकारी व्यय है ये मूल्यों से अप्रभावित माना जा सकता है, क्योंकि ये स्वायत्त होता है, सरकार के नीति निर्णयों पर निर्भर करता है। हो सकता है मूल्य न भी परिवर्तित हो तो भी सरकार अपने व्ययों को घटा बढ़ा दे, और इस प्रकार से उससे हम अलग मानते हैं। लेकिन इन 3 तत्वों पर प्रभाव पड़ेगा, और ये 3 तत्व किस दिशा में प्रभाव पड़ेगा वो हमको देखना है। तो पहले हम उपभोग से प्रारंभ करते हैं। ये उपभोग है, अगर मूल्य स्तर गिरे तो उपभोग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैयक्तिक किसी विशिष्ट वस्तुओं के बारे में, वस्तु के बारे में हम मांग के नियम के आधार पर तो जानते हैं, पढ़ते हैं कि जब किसी वस्तु का मूल्य गिरता तो उसकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस तरह की बात नहीं कह सकते। हम इसको दूसरे तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मूल्य स्तर गिरता है तब आप ये देखें कि लोगों की क्रय शक्ति पर, खरीदने की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और खरीदारी वो करते कहाँ से। तो खरीदारी तो वहीं से करते हैं जिनके पास धन संपदा है, और वो धन संपदा किस रूप में है जिससे वो खरीदारी करते हैं। वो आय का वो अंश होता है जो अपने पास नकद रूप में रखते हैं, जो बैंकों की जमाओं के रूप में रखते हैं, मांग जमा के रूप में, सावधि जमा के रूप में, और इन्हीं से वो अपनी वस्तुओं सेवाओं को खरीदते हैं। जब मूल्य स्तर
पहले जितना था उससे इन जितनी वस्तुएं खरीद सकते थे वो देखें, और अब जब मूल्य स्तर घट जाएगा या घट गया है तो उसी मुद्रा की मात्रा से या उसी धन संपदा से वो ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं कि उनकी रियल वैल्यू या उनकी क्रय शक्ति बढ़ गई है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब मूल्य स्तर गिरता है तो लोगों की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाती है, और इस नाते पहले की तुलना में अपनी पहले वाली ही धन संपदा या आय से वो पहले की तुलना में ज़्यादा वस्तुएं खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। इस नाते वो ज़्यादा वस्तुएं सेवाएं खरीदेंगे और इस नाते ये उपभोग बढ़ेगा। इसी चैनल पर एक दूसरा वीडियो मेरा पड़ा हुआ है कि जिसमें हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स अप डाउनवर्ड्स। वही एग्रीगेट डिमांड पर नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, और वहाँ इसकी डिटेल्ड व्याख्या है। और इस जो रूप है इसको हम वेल्थ इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और जिसको हम कहते हैं कि ये धन संपदा प्रभाव है, और जिसमें रियल वैल्यू धन संपदा की बढ़ जाती है जिसके कारण उपभोग बढ़ जाता है। तो उपभोग बढ़ गया एक। अब दूसरे आइए निवेश पर। सीधे हम निवेश को आय से संबंधित करके नहीं देख पाते या सीधे प्रभाव भी नहीं पता चलता, लेकिन निवेश को प्रभावित करने वाला एक तत्व है ब्याज दर। अगर ब्याज दर पर हम प्रभाव देख ले जाएं कि मूल्य स्तर के गिरने का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके माध्यम से निवेश पर इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। और उस वीडियो में भी जिसका उल्लेख अभी मैंने किया, विस्तार से उल्लेख है, यहाँ हम उसका निष्कर्ष बता रहे हैं आपको। और वैसे भी आप जानते हैं, अगर मंदी काल को ले लीजिए या समृद्धि की स्थिति को ले लीजिए, तो आप देखते हैं कि मंदी काल में मूल्य स्तर भी गिरता है, ब्याज दरें भी गिरती हैं। और बिल्कुल वही निष्कर्ष यहाँ लागू होगा कि जब मूल्य स्तर में गिरावट आएगी किसी अर्थव्यवस्था में, तो ब्याज की दरें भी गिर जाती हैं, और जब ब्याज की दरें गिरेंगी तो निवेश बढ़ेगा, और इसलिए निवेश भी बढ़ेगा जब मूल्य स्तर में कमी होगी। तो हम ये प्रभाव देख रहे हैं कि मूल्य स्तर के गिरने पर उपभोग भी बढ़ेगा और ब्याज दरों में कमी आएगी, इस नाते निवेश भी बढ़ेगा। सरकारी व्यय को हमने यथावत छोड़ दिया। और अब चौथा अंश है नेट एक्सपोर्ट का, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे आयातों और निर्यातों पर मूल्य स्तर के गिरने का क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर उस दृष्टि से हम देखें और सरलतम रूप में देखें, वहाँ विस्तार से वीडियो आप देख लीजिएगा कि समग्र मांग वक्र ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, उसमें वहाँ विस्तार से है। और इसको हम एक तरह से कहते हैं कि मूल्य स्तर के गिरने का नेट एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर हम ये देखें कि जब बाज़ार में मूल्य स्तर गिरते हैं तो हमारे देश में वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, और इस नाते ये विदेशियों को सस्ती मिलेंगी। तो जो हमारे निर्यात पहले हो रहे थे, जितने वो अपनी मुद्राओं से आया, जितना अपना विदेशी करेंसी को खर्च करके हमारी मुद्रा निर्यात प्राप्त करते थे, अब उतने से ही पहले की तुलना में ज़्यादा निर्यातित वस्तुएं उन्हें प्राप्त होने लगेगी। इस नाते भारत के निर्यात बढ़ जाएंगे और उनके आयात हमारे लिए महंगे पड़ेंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो विदेशी विनिमय दरें होंगी वो परिवर्तित होंगी, और विदेशी विनिमय दरें भारत के एक तरह से प्रतिकूल होंगी, क्योंकि वो डिप्रिशिएट कर जाएंगी विनिमय दरें पहले की तुलना में। अब हमको ज़्यादा विदेशी मुद्रा देना पड़ेगा उनकी वस्तुओं के बदले में। रुपए या हमारे देश की मुद्रा का वो हो जाएगा, डिप्रिसिएशन हो जाएगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आयात हमारे घट जाएंगे और निर्यात हमारे बढ़ जाएंगे, और इसलिए नेट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। तो अब अगर इसको स्थिर मान लें तो मूल्य स्तर के गिरने पर ये सब बढ़ेंगे और इस नाते समग्र मांग बढ़ जाएगी। और अब एक निष्कर्ष हमें मिल गया कि अगर मूल्य स्तर में गिरावट होती है किसी अर्थव्यवस्था में, तो समग्र व्ययों में वृद्धि होगी, क्योंकि कुल उपभोग भी बढ़ेगा, कुल निवेश भी बढ़ेगा और नेट एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। और अगर मूल्य स्तर में वृद्धि हो तो इसका उल्टा होगा और समग्र मांग या व्यय का स्तर घट जाएगा। तो मांग के बढ़ने पर समग्र मांग को प्रदर्शित करने वाला जो कुल व्यय वाला वक्र है वो ऊपर शिफ्ट होगा, और
मूल्य के बढ़ने पर नीचे शिफ्ट होगा, और वो इस चित्र में हम देख सकते हैं। इस चित्र में हम दिखाने का आपको यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि प्रारंभिक जो है मूल्य, जो हमारा समग्र मांग का वक्र है टोटल एक्सपेंडिचर का, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, वो AE0 है और ये इस तरह का है, ये ऊपर उठते हुए वक्र होते हैं। संतुलन का बिंदु E0 पर है, जहाँ पर समग्र मांग आय व्यय दोनों बराबर हैं। ये 45 अंश की रेखा जिस पर आय व्यय बराबर है, इस बिंदु पर आय व्यय बराबर, इस नाते संतुलन होगा, और ये संतुलन का स्तर OY0 होगा। अब जब मूल्य गिरेगा तो समग्र मांग का स्तर ऊपर उठेगा। ऊपर उठने का मतलब ये वक्र विवर्तित होकर वैसे ही ऊपर सरक जाएगा, और सरकने का मतलब हुआ कि अब पहले की तुलना में निजी उपभोग बढ़ गए हैं, पहले की तुलना में निजी निवेशों के व्यय बढ़ गए हैं, पहले की तुलना में नेट एक्सपोर्ट बढ़ गया है, और बढ़ेगा सरकारी व्यय भी, लेकिन अभी सीधे हम इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये बढ़ेगा। अगर हम इसको कांस्टेंट मान के चलें तो भी, तो ये वक्र ऊपर उठेगा तो संतुलन बिंदु, ये वक्र AE2 हो जाएगा, संतुलन बिंदु इतना होगा और आय का स्तर Y2 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मूल्य बढ़े तो ये नीचे आएगा और आय का स्तर घट के Y1 हो जाएगा। यहाँ बार बार हम आपको ध्यान दिला रहे हैं कि हम केवल संतुलन स्तर द्वारा निर्धारित आय व्यय का ही अध्ययन करेंगे, और संतुलन स्तर पर आय और व्यय दोनों बराबर हैं। इस नाते जहाँ पर आय आएगी उसको हम समग्र व्यय कहेंगे, क्योंकि समग्र आय और समग्र व्यय दोनों बराबर हैं। तो क्योंकि निचले वाले चित्र में समग्र मांग का वक्र है नहीं, और हमको निचले वाले वक्र में समग्र मांग ज्ञात करना है, और ऐसी स्थिति में अगर कुल व्यय नहीं है और कुल आय है तो हम कहेंगे कि क्योंकि संतुलन में आय और व्यय बराबर हैं, इस नाते जो आय है वही समग्र व्यय है, वही समग्र मांग है। और क्योंकि इनको कहा जा रहा है कि ये वास्तविक हैं, लेकिन निकाला तो जाता है मौद्रिक टर्म में, लेकिन मूल्य में होने वाले परिवर्तन को उसमें से डिफ्लेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, या सभी वर्षों की आयों को एक मूल्य स्तर पर अनुगणित करते हैं, और तब हम उसको वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं, रियल, और ये देश की राष्ट्रीय आय है, इस नाते हम इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो ये है। अब आप देखें कि E0 बिंदु जो है उस पर एक मूल्य है, मूल्य स्तर है, लेकिन E2 पर मूल्य घट गया है, या मूल्य घटने के बाद जो आय निर्धारित हुई है वो है, और ये मूल्य बढ़ने के बाद जो आय निर्धारित हुई है वो ये। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये देखें कि इस पर मूल्य जितना था, इस पर मूल्य उससे कम है, इसका मतलब ये, अगर हम ये मान के चलें, पहले इस वक्र को न देखिए, आप ये मान के चलें कि जब मूल संतुलन बिंदु E0 था जिस पर समग्र आय और समग्र व्यय बराबर है, और उस समय आय का स्तर वो Y0 था, तो इस OY0 पर जो मूल्य स्तर है वो कोई एक मूल्य है, मान लीजिए हम उसको P0 मान लें, तो हम ये कह रहे हैं कि जब मूल्य P0 है, ये बिंदु, तो इस मूल्य स्तर पर आय Y1 है, और इस Y1 को हम सीधे ला रहे हैं इस चित्र में, और ये Y1 है, वही आय है जो ये आय है, और इस आय के स्तर पर मूल्य P0 है, और इस मूल्य को हमने P0 किया, तो ये बिंदु हमको मिला यहाँ पर, ये बिंदु, मान लीजिए मैं यहाँ ABC लिख रहा हूँ, ये बिंदु मिला। तो ये इस संतुलन बिंदु से संबंधित है आय, और लेकिन इस संतुलन बिंदु से संबंधित जो मूल्य स्तर है वो इस चित्र में नहीं है, लेकिन जो मूल्य स्तर है उसको हम P0 अगर लिखें तो वो होगा ये P0। अब यदि मूल्य स्तर घट जाए, और हमने कहा घट के P1 हो जाए, ये घटा देखिए, जब मूल्य स्तर घट जाएगा तो ये समग्र मांग वक्र ऊपर विवर्तित हो जाएगा, क्योंकि कुल मांग बढ़ जाएगी, C बढ़ेगा, I बढ़ेगा, NX बढ़ेगा, और आय का स्तर E बिंदु पर जाएगा, अर्थात आय बढ़ जाएगी, Y2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब मूल्य घटेगा, और मैं मान लूँ कि P0 से P1 घट के हो गया, तो आय बढ़ जाएगी, और ये बढ़ के Y2 होगी, और Y2 को हम वही उसी Y2 को यहाँ ला रहे हैं। तो जब मूल्य गिरा तो आय बढ़ गई, और ये Y0 से बढ़ के Y1 हो गई। ये वही आय का स्तर है जो इस संतुलन बिंदु पर है,
और जब मूल्य स्तर में वृद्धि हुई तो ये समग्र व्यय का वक्र नीचे सरक आया और संतुलन का बिंदु यहाँ आया और इस संतुलन बिंदु पर y1i हुई और इस y1i पर मूल्य स्तर जो है पहले से ज़्यादा है, अर्थात P0 से ज़्यादा है, मान लीजिए P2 है, तो इस पर आय का स्तर ये हुआ y1 जो कम है, तो ये आय स्तर घट गया है, इधर मूल्य स्तर आय बढ़ गई है और ये मूल्य स्तर घट गया है, ये मूल्य स्तर बढ़ गया है। और ये आय और मूल्य स्तर के ये जो संबंध हैं, ये बी बिंदु पर और सी बिंदु पर, इनको जब हम मिलाएंगे तो ये वक्र बनेगा और ये वक्र ये दिखाएगा कि जब हम इस बिंदु पर हैं तो मूल्य स्तर ये है और आय का स्तर ये है, जब हम इस बिंदु पर हैं तो मूल्य स्तर ये है, आय का स्तर ये है, जब हम इस बिंदु पर हैं तो मूल्य स्तर ये है और आय का स्तर ये है। हम फिर आपको ध्यान दिला रहे हैं कि जो आय का स्तर है इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, वही व्यय का भी स्तर है, क्योंकि आय व्यय दोनों बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समग्र मांग के स्तर है, क्योंकि समग्र मांग और समग्र आय दोनों बराबर हैं और ये समग्र आय है और इसी के बराबर समग्र व्यय भी है, इस नाते यही समग्र व्यय भी होगा और ये मूल्य स्तर हैं और ये समग्र व्यय हैं, समग्र मांग है जिसको हम कह सकते हैं। और हम स्पष्टता देख सकते हैं कि जो निष्कर्ष यहाँ से निकला है उसको हमने यहाँ प्लाट किया है और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जब मूल्य स्तर गिरता है तो आय बढ़ के y2 हो जाती है और जब मूल्य स्तर बढ़ता है तो आय घट जाती है या व्यय घट जाता है। तो मूल्य के गिरने पर समग्र मांग बढ़ेगी, मूल्य के बढ़ने पर समग्र मांग घटेगी और इस संबंध को जब हम दिखाएंगे तो ये जो वक्र मिलेगा हमको, ये C से A को मिलाएंगे, ये से B को मिलाएंगे और जो वक्र मिलेगा उसे हम एग्रीगेट डिमांड कर्व कहेंगे किसी अर्थव्यवस्था का। जो समग्र मांग, यहाँ रियल जो नेशनल इनकम है वही समग्र मांग भी है, क्योंकि इन बिंदुओं पर आय के इन स्तरों पर समग्र मांग और समग्र व्यय बराबर है और इधर मूल्य का स्तर है। और हम देख रहे हैं कि मूल्य स्तर के गिरने पर समग्र मांग बढ़ती है और ये अगर ऐसा हो तो इनके प्रदर्शित करने वाला जो वक्र होगा वो समग्र मांग वक्र कहलाएगा। और इस रूप में राष्ट्रीय आय का ये जो बेसिक कंसेप्ट है निर्धारण का, जिसमें हम समग्र व्यय और समग्र आय के माध्यम से या समग्र व्यय के इन चार बड़े उपभागों, जिसको कंपोनेंट कह रहे हैं, अवयवों, जिसको हम निजी व्यय, निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय और आयात और निर्यातों के अंतर के रूप में देख रहे हैं, उनके माध्यम से ये हम देख पा रहे हैं कि मूल्य स्तर में गिरावट अगर होगी तो समग्र व्यय मांग बढ़ेगी, मूल्य स्तर में अगर वृद्धि होगी तो समग्र मांग बढ़ेगी, घटेगी और इनको दिखाने वाला वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ वैसे ही होगा जैसे सामान्य मान वक्र होता है। और इस प्रकार हम इन आय निर्धारण के इस विशेष विधि के माध्यम से हम समग्र मांग वक्र को डेराइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और यही समग्र मांग वक्र की व्युत्पत्ति है और जिसमें हम देख रहे हैं कि समग्र मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। तो जहाँ कहीं भी अब आप समग्र मांग वक्र बनाएं, ध्यान रखिएगा वो मांग वक्र इंडिविजुअल किसी एक वस्तु विशेष का मांग वक्र होता है। ये मांग वक्र जो है पूरी अर्थव्यवस्था के समस्त वस्तुओं के मांग को प्रदर्शित कर रहा है और समस्त वस्तुओं के मूल्यों का जो औसत है, जिसको मूल्य स्तर कह रहे हैं, उससे हमने इसको संबंधित किया हुआ है। तो समग्र मांग वक्र अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर और समग्र मांग के बीच या राष्ट्रीय आय के बीच संबंध व्यक्त करता है। ये वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि जब सामान्य मूल्य स्तर में कमी होती है तो समग्र मांग में वृद्धि होती है और जब सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है तो समग्र मांग में कमी होती है। तो ये रहा समग्र मांग वक्र को प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका और जो प्रारंभिक या सामान्य रूप तरीका यही है। और दूसरा जो रूप है वो IS और LM मॉडल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। वो रूप भी इसी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप
वैसे जब तक आप सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाएंगे, मैं रोज़ करीब हफ्ते में 3-4 वीडियो डालता हूँ नियमित। तो अगर घंटी भी आपने दबाई हुई है तो जैसे वीडियो डालूँगा आपको मिल जाएगी, अन्यथा वो छूट जाएगा आपसे, और तब आपको ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने का एक ही तरीका सरल है कि आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, और जिस टॉपिक पर आपको पढ़ना है वो टॉपिक उसमें उपलब्ध हैं। उस पर जितने वीडियो हों वो आपको एक बार मिल जाएंगे। जितना आपके पास समय है, जिसमें आपकी रुचि है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो वैसे खोजने में या अपने आप पाने में आपको बड़ी दिक्कतें होंगी। और आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कम वीडियो हमारे आप देख पाए हैं। तो वे करीब 150 वीडियो अब तक बने हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि जो 40-45 वर्षों का पढ़ाने का मेरा अनुभव है, मैंने उसका उपयोग करके विद्यार्थियों के लिए इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और सदैव ये प्रयास होता है कि सरलतम रूप में हम आपको इसके समझ से रखें और आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, जिस वीडियो को आपको देखना हो उसको आप वहाँ से खोल के पढ़िए। और एक बात और ध्यान रखें कि जहाँ कहीं भी कुछ कठिन लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको विश्लेषण व्याख्या कर देता हूँ, और सामान्य तौर पर हिंदी में ही लिखता हूँ, ताकि जो कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं आप वहाँ से पढ़ लें, और पढ़ने के बाद फिर वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे और मेरे अन्य वीडियोज़ को भी आप देखेंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर मेरे ज़्यादा वीडियोज़ आप देख लें तो शायद घंटी ज़रूर आप दबाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके काम के हैं। और मैं प्रयास करता हूँ कि जो एक तरह से कहूँ कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत कठिन चीज़ें नहीं पढ़ सकती, मैं उनका भी ध्यान रखता हूँ, और जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनका भी ध्यान रखता हूँ। और ऐसे भी वीडियो वहाँ पढ़े हैं जो बहुत उच्च स्तर के हैं, जो आपके नेट में या IAS में या PCS के स्तर की परीक्षाओं में काम में आएंगे। और ऐसे भी हैं जो BA और MA की सामान्य परीक्षाओं में पढ़ने के लिए भी आपके उपयोगी हैं। तो आप ये देखें वीडियोज़ को, और निरंतर जब तक मैं ऐसा कर पाऊँगा आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और चैनल पर डालता रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।